सो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं द हिंदू के एनालिसिस को और फाइंड आउट करेंगे उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो यूपीएससी 2024 या आने वाले अपकमिंग स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए होंगे इम्पोर्टेंट। आज के द हिंदू को अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस वो जो इलेक्शन चल रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिस न्यूज़ को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको एकदम। अगर आप फ्रंट पेज पे देखेंगे तो यहाँ जो चौथे चरण का लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें वोटर्स का जो टर्नआउट है वो 67.7% है। इस चीज़ को बताया गया है। टोटल जो हमारे यहाँ चुनाव के जो अलग अलग चरण हैं और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ से निकल करके जो कंटेंट आ रहे हैं वो तो लगभग सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर आपको देखने को मिलेंगे ही। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है जो सेकंड है नीचे, फूड इन्फ्लेशन को लेकर के। इसमें बात की गई है कि फूड इन्फ्लेशन में सर्जिंग देखने को मिली है। जो अप्रैल का रहा वो पिछले 4 महीने में सबसे हाई देखने को मिला है इन्फ्लेशन को। हालांकि यहाँ पे सबसे हाई बोलते समय भी मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रेशराइज्ड करने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा जो नॉमिनल चेंजिंग है वो देखने को मिला है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बताया गया है कि इंडियन कंज्यूमर फेस्ड फर्दर एक्सेलरेशन इन स्टेप food prices in April, even as the overall retail inflation rate remained virtually unchanged at 4.83% last month from 4.85% in March। तो ये स्लाइटली थोड़ा सा है जो 4.85%, 4.83% से जो कन्वर्ट हुआ है। ये फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यहाँ थोड़ी सी सर्जिंग देखने को मिली है, और ये सब जो सर्जिंग है ये बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। गैप तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है अर्बन और रूरल कंज्यूमर में। अच्छा, एक और बात ये जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ जो आरबीआई है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर आप जिसको रिटेल प्राइस कहते हैं, इसको आधार मानती है इन्फ्लेशन को जज करने के लिए। इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और वस्तुएं हैं जिस पे दाम बढ़ते हुए दिख रहा है, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई में आज अप 0.6% ओवर मार्च फॉर अर्बन हाउस होल्ड्स, वाइल इट वाज 0.37% हायर फॉर रूरल इंडिया। तो ये जो गैप की बात कर रहे थे वो आप यहाँ देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। एक और जहाँ अर्बन हाउस में 0.6% है, तो वहीं तकरीबन आप आधा कह सकते हैं कि 0.37% जो है वो रूरल क्षेत्र में है। तो ये मार्जिनल चेंजिंग है। इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन में 4.83% है लास्ट मंथ कंपेयर किया जाए 4.85% से। तो ये एक न्यूज़ है। इसके बाद में ये जो यूएन लिंक्ड बॉडी, ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। यूएन लिंक्ड बॉडी डेफर्स एक्रीडिटेशन ऑफ एनएचआरसी। हम लोग का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसको एक बार फिर मान्यता देने से मना कर दिया है यूएन से संबंधित संस्था ने। यूएन से संबंधित एक संस्था है GANHRI, गनरी करके इसको लोग प्रोनाउंस्ड करते हैं, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। इसने एक बार फिर से जो भारत के मानवाधिकार आयोग है इनको मान्यता देने से मना कर दिया है। ऐसा ये लगातार दूसरे वर्ष हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। NHRC है चर्चे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंडियन पॉलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो हमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बहुत अच्छे से जान लेना होगा। उसके चेयर पर्सन कौन होते हैं, उनका इलेक्ट कैसे किया जाता है, उनके कार्यकाल क्या है, ये कैसी संस्था है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। हालांकि आगे हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं यूएन की जो संस्था है जो डिसाइड करती है वो GANHRI, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, ये याद रखेंगे। और इन्होंने जो रीज़न बताए हैं, एक बार उस रीज़न को देखा जाए तो पहला ये बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इशू को लेकर। इन्होंने कहा है कि जो अपॉइंटमेंट होता है NHRC के मेंबर्स का, उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, तो ये
ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन को लेकर के देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो है वो जेंडर को लेकर, देन जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनको लेकर तो इन्होंने पहला जो बात बताया है वो ये बताया है कि ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखता नहीं है कि कैसे इसका गठन हो रहा है, कैसे लोगों को चुना जा रहा है। गनरी का जो है, इसकी इच्छा जो है वो ये है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो भारत के एनएचआरसी में, कुछ सजेशंस वो जो सजेस्ट कर रहे हैं उनको माना जाए और फिर अप्लाई किया जाए, तो शायद इसको वो एक स्टेटस दे सकते हैं। 2016 में ये स्टेटस को लेकर के भी एक समस्या आई थी, बातचीत चली थी इसको, हालांकि 2017 में रिस्टोर कर दिया गया और ये इंडिया का जो स्टेटस है पहली बार सस्पेंड किया गया 2 लगातार वर्षों में। एक बार हम लोग एनएचआरसी को जान लें बेसिक, तो इस आर्टिकल में जो मेंशन्ड है वहाँ से, एनएचआरसी की स्थापना होती है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका स्थापना होता है। जहाँ तक बात रहा इसकी मान्यता को लेकर, तो ये बनने के बाद से एक्रेडिशन प्रोसेस में है। एनएचआरआई 99 से इस चीज़ के प्रोसेस में लगा हुआ है। 2006, 2011, 2017 इस तरह से हम लोगों को इसकी मान्यता के साथ जाना गए हम लोग। अब क्या है इसमें जो एक बड़ा रीज़न निकल कर के आ रहा है, एक तो हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर समस्या हो सकती है, दूसरा है प्लुरलिज्म को लेकर के, यानी कि जो डाइवर्सिटी है जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर रहे थे, उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में एनएचआरसी विफल रहा है क्या, ये एक विषय है। जैसे अगर आप ऑफिशियल बॉडी को देखेंगे तो हमारे यहाँ जो अभी का अगर आप बात करेंगे, एक तो राजीव जैन है जो कि माइनॉरिटी से हैं, लेकिन बात यह है कि इनका टेन्योर अगले मंथ समाप्त हो रहा है। अरुण मिश्रा है जो कि रिटायर्ड जज हैं, इनका भी टेन्योर मतलब कमोबेश ये लोग समाप्ति की तरफ है, इनके जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहे हैं। इधर आप इन मतलब जो गनरी चाहती है उस हिसाब से है कि सभी वर्ग के लोगों, सभी समुदाय के लोग को रिप्रेजेंटेड किया गया हो और उस रिप्रेजेंटेशन के बाद एक सभी समुदाय को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो ऐसा एक समूह बने, फिर अगर अप्लाई किया जाए तो मीन्स ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इस तरह की एक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिलमेंट करना चाहिए, जहां भारत के प्रत्येक समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा हो, इक्वली मीन्स जो जेंडर से संबंधित है, महिला पुरुष, उस क्षेत्र को देखा जा रहा हो। तो इस पे भारत को काम करने के लिए कहा गया है या काम करने के लिए सोचा जा सकता है। ये एक न्यूज़ था। एनएचआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं, इंडियन पॉलिटी में भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, तो न्यूज़ तो जनरली इलेक्शन है तो बहुत सारे न्यूज़ इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये एक न्यूज़ है जो देख सकते हैं कि भारत और ईरान ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है चाबहार बंदरगाह को लेकर। या आप एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह है कहाँ, बस ये इतना देख लेना इसमें। इसके बाद में ये एक न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, चाइना जो है वो फिर से हम लोग का इम्पोर्ट पार्टनर में सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचाई पर है, आप कह सकते हैं रैंक 1 है, यानी 101.74 बिलियन डॉलर का जो है चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट हो रहा है। तो ये इंपोर्ट पार्टनर में इस फिनेंशियल वर्ष 2024 में भी चाइना ही सर्वाधिक इंपोर्ट पार्टनर रहा है हमारा, चाइना से ही सबसे ज़्यादा आयात किए गए हैं। तो ये एक न्यूज़ है जो पूछा जा सकता है। इसके बाद आप कमोबेशी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसा कुछ एक तो न्यूज़ है क्या इम्पोर्टेंट, तो उसे कवर कर लिया जाए। ये एक न्यूज़ है जिसमें आईएमएफ ने वार्न किया है मालदीव को, ये डेट डिस्ट्रेस को लेकर। चाइना से बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं मालदीव और इसका जो स्ट्रेस पड़ रहा है इसको लेकर के आईएमएफ ने मालदीव को वार्न किया है। जनरली ये सभी लोग जानते हैं कि चाइना का जो लोन देने की जो प्रक्रिया है उसका जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं कब्जा करना ज़्यादा रहता है, और आईएमएफ ने इसलिए भी मालदीव को वार्न किया है कि अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा लोन हो जाता है तो इन फ्यूचर मालदीव के लिए आईएमएफ के जो रास्ते होंगे वो बहुत मीन्स बहुत स्मूथ नहीं होंगे।
फ्रेंड्स, ये थे आज के लिए। अगर आपको न्यूज़ को समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।